मोहब्बत का पोस्टर लेकिन नफरत का कैलकुलेटर। आज देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में इन दोनों की खूब चर्चा रही। बरेली से लेकर मऊ तक हंगामा देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर आई, पुलिस से टकराव हुआ, उपद्रव मचा और फिर सब शांत। नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और कचहरी के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कचहरी में सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र ले चलेंगे, जहां पर एक मौलाना ने खुलेआम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें दफनाने की धमकी दी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपको दिखाएंगे हम ये। इसके अलावा बरेली में जमकर कैसे बवाल हुआ, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि मोहब्बत के नाम पर नफरत को हवा दी जा रही है। पोस्टर के नाम पर नफरत का पैगाम कौन फैला रहा है, कचहरी आज उस पर भी लेगी। इसके अलावा एक टीचर के लिए प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी के बीच लड़ाई क्यों हुई, ऐसी क्या बात थी जो प्रिंसिपल ने अधिकारी को बेल्ट से पीट दिया, कचहरी में वजह तलाशेंगे। साथ ही आपको स्वामी चैतन्यानंद के गुनाहों की गवाही भी सुनाएंगे। पीड़िता के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज दिन भर जो कुछ घटनाएं हुई देश में, उनको लेकर 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी ने बिहार में लॉन्च की महिला रोजगार योजना, विपक्ष पर साधा निशाना तो पटना में प्रियंका बोली, यह सरकार आपका सम्मान नहीं करती। कोलकाता में अमित शाह ने दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया, कहा मैंने मां से प्रार्थना की 2026 में ऐसी सरकार बनी जो राज्य को सोनार बांग्ला बना सके। कल बहराइच जाएंगे सीएम योगी, भेड़ियों के आतंक वाले इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात होगी। महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश कर चुके ओवैसी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की, कहा कि गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं कर सकते इंतजार। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, शहबाज और मुनीर से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे ट्रंप, 30 मिनट इंतजार कराया। व्हाइट हाउस ने फोटो वीडियो तक जारी नहीं किया। अंतिम बार रनवे पर उतरा मिग 21, चंडीगढ़ एयरबेस पर दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। राजनाथ सिंह बोले मिग 21 महज एक विमान नहीं, यह भारत रूस संबंधों का प्रमाण। भारत चीन समेत 40 देशों में साइबर फ्रॉड पर इंटरपोल का बड़ा एक्शन, 68,000 बैंक खाते ब्लॉक, करोड़ों की रकम जब्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने कहा नई मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद ही आयोग कराएगा मुख्य परीक्षा। झारखंड के रांची में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद, वेटिकन सिटी थीम वाले पूजा पंडाल पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के सागर में सामने आई गरबा की अनोखी तस्वीरें, डांडिया की जगह हाथों में दिखाई पड़ी तलवार, चारों तरफ चर्चा। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। आज बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ, क्योंकि बरेली आज पोस्टर विवाद के बाद बवाल का हॉटस्पॉट बना है। बरेली में जुमे की नमाज हुई और इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव बढ़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे दिन सुर्खियां बनी। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे और वो वर्दी वालों पर पथराव कर रहे थे। उन्हें आगे करके पथराव किया गया। आपको सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, जिसे लेकर सिस्टम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर वक्त पर हालात काबू ना होते तो आज अनहोनी हो सकती थी। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, इसीलिए आज ये पेशी आपके लिए देखना जरूरी हो जाए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख कैसे जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और यही सब बवाल की वजह बना। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन हंगामा और नारेबाजी इसके बावजूद प्रदर्शन करते करते लोग पुलिस के आमने सामने आ गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तब लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा था, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब हालात ये थे कि लाठीचार्ज के बाद मौके से प्रदर्शनकारी अपने चप्पल और जूते छोड़कर ही भागने लगे, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। ये तस्वीरें भी बरेली में प्रदर्शन के दौरान थी, जब लोग विरोध जताते हुए आसपास के रास्तों की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया,
गलियों के अंदर से बच्चे पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। लाठीचार्ज और हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जीप से उन्हें थाने लाया गया। आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर एहतियातन बाजारों को बंद कराया गया। बवाल और पुलिस के एक्शन की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बरेली के एसएसपी का भी बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी और ये प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के ही आगे जाना चाहते थे। उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माना तो वो लीगल प्रोविजन हमारे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। प्रशासन कह रहा है कि मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने एक्शन लिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों? जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी हुई। इसके पीछे मौलाना तौकीर रजा की एक अपील है, जिसमें उन्होंने जुमे की नमाज के बाद मार्च निकालने का ऐलान किया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू की। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। क्या मौलाना के भड़काऊ बयान के बाद घमासान शुरू हुआ? पोस्टर के नाम पर जुमे के दिन इकट्ठा होने की अपील क्यों की गई? लव के नाम पर बरेली में किसने फैलाई हेट स्टोरी? वो कौन है जो यूपी का माहौल खराब करना चाहता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बरेली से बवाल की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद शॉकिंग है, जिसमें जुमे की नमाज के बाद हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर निकल पड़े। नारेबाजी की गई। इसके बाद पथराव हुआ और फिर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लेकिन इससे पहले की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जब नमाज के बाद भीड़ मस्जिद के बाहर जमा हुई, जहां एनडीटीवी रिपोर्टर ने वहां मौजूद लोगों से बात की। उनका पोस्टर को लेकर क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आई लव मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिख के आप कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। उस चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान। नबी की शान में है, बच्चा बच्चा है कुर्बान। शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त नहीं। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। ये भीड़ इकट्ठा हुई थी मौलाना तौकीर रजा की अपील पर। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन की अपील की थी। आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी। सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। बयान का हिस्सा सुनिए। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी। भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया था।
लेकिन वही हुआ जिसका डर था, आशंका थी। भीड़ सड़कों पर उतरी, इस्लामिया मैदान जाने पर अड़ी रही और फिर रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोआफादी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। बरेली में हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन अब कई लोग पुलिस की लाठीचार्ज पर सवाल भी उठा रहे हैं। साजिश नहीं है, किसी ने पथराव नहीं किया है। आई लव मोहम्मद कहने पर सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बेखता और निहत्थे मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मौलाना का वहाँ के ऊपर एक मामला जुड़ा हुआ है तौकीर रजा साहब का। तो लिहाजा एक मामला अगर से सरकार का किसी से या प्रशासन का किसी इंडिविजुअल शख्स से कोई मामला है तो कम्युनिटी से उसके लिए काहे के लिए उससे दुश्मनी निकाली जा रही। हालांकि अब बवाल के बाद हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई, लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। सवाल यही है कि आखिर इस बवाल का ट्रिगर पॉइंट क्या मौलाना का बयान था? जो भी होगा पुलिस जांच में सच सामने आ जाएगा। बरेली में बवाल की तस्वीरें और उसके पीछे की वजह आपने जान ली, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं इस बवाल पर कैसे सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, इस पर कैसे सियासत जो है वो उफान मार रही है, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज चला है। बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना और धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीति करना गलत है और हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना वो सब जो भी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो कितनों रसूख जोर में, सब जाएंगे जेल। अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखेंगी। कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी वाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर से अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बरेली में बवाल आज ही हुआ। इससे पहले भी बरेली के ही आजम नगर में पोस्टर को लेकर लोग आमने सामने आ चुके। बात तो मामूली थी, बच्चे क्रिकेट खेलने की थी, लेकिन इस विवाद में ऐसा नफरती रंग पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। हालात को देखकर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों गली गली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद छिड़ा। आई लव मोहम्मद विवाद को हवा किसने दी? पोस्टर के नाम पर शहर शहर कौन फैला रहा है जहर? मोहम्मद वर्सेस महाकाल पर कौन कराना चाहता है बवाल? सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो विवाद कानपुर में 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से शुरू हुआ, वो कैसे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों और फिर देश के कई राज्यों में आग की तरह फैल गया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग एक दूसरे के सामने आने लगे, नारेबाजी होने लगी। सवाल ऐसा क्यों? जवाब तलाशें उससे पहले बरेली की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां आजमनगर इलाके में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया। पास में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जाकर पोस्टर पर लग गई। इसी वजह से देखते ही देखते इलाके की महिलाओं में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा होने लगा। एक पक्ष का इल्जाम है कि बच्चों का मामला तो शांत हो गया, लेकिन दूसरे इलाके से आई एक महिला ने पोस्टर का अपमान किया, जिसका विरोध हुआ और फिर हंगामा खड़ा हो गया। बच्चे खेल रहे थे, एक औरत को इन लोगों ने बुलाया, वो आलमगिरीगंज में रहती है, हमें नहीं मालूम वो ब्याज का काम करती है क्या करती है।
बात हो गई, बच्चे बॉल खेल रहे थे, वो नाली की बॉल हमारे आका के कैलेंडर पे लगी। अच्छा, ये घर हमारा है, हमारी बहन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, उनने कुछ किया होगा, उससे गाली तारी करी। हम आए, हमने समझाया तो बच्चों की बात खत्म हो गई। वो औरत आई, उनने कहीं लगाया कि इसने इसको फाड़ के नाली में फेंको, बच्चे बाजू कर। इन लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पे ये बैनर नहीं लगना चाहिए, क्यों लग रहा है यहाँ पे गली में, ये गली में सामने गैर मोमडन। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जब समय आता है तो उनको बोर्ड लगाने के लिए मना कर दिया जाता है। थे कि ये वोट लगाई थी, लगाओ, तुम 20 लगाओ, हमसे कोई मत बोलना है। जब हमारा लोग का वोट लगाने के टाइम आते हैं तो ये सामने वाली मिनाह करे और ये मुन्ना की बहू मिनाह करती है। सुनो, हमारा मुसलमान कोई ना बोला, खाली इनके इलाका के इधर के बोले हैं, ये झूठी बात है। महिला ने कुछ नहीं करा, महिला ने कुछ ना करा, ये लगाने का तो तुम 6 लगा दो। अब जरा बरेली में हुए इस विवाद के पीछे की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ था। कई राज्यों के कई शहरों में विवाद के विरोध में जुलूस निकले। आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव के पोस्टर लगे। कई शहरों में लोग पोस्टर को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए और अब बरेली में हुए इस विवाद की वजह भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर ही है। सवाल है कि आखिर ये पैटर्न किस ओर इशारा कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करे। तेरी इतनी हिम्मत है तो मजलगांव आकर अरेस्ट करेगा तो मस्जिद के सामने दफना दिया जाएगा। तू पहुंच नहीं पाएगा, सीधा सीधा दफना दिया जाएगा। यह बयान एक मस्जिद के सामने से आया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया बयान। अब सवाल यह है कि नबी से मोहब्बत जायज है, लेकिन मोहब्बत की आड़ में यह नफरत कौन फैला रहा है? कौन है जो जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहा है? क्या वजह है कि बैक टू बैक ये कहानियां निकलकर सामने आ रही? क्योंकि मोहब्बत में नफरत की कोई जगह नहीं होती और अब तक योगी आदित्यनाथ ने कम से कम आई लव मोहम्मद को लेकर कोई बयान नहीं दिया। फिर सवाल यह कि उनको लेकर यह बयान क्यों आ रहे हैं? क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसको लेकर आगे आने वाले समय में माहौल खराब करने की कोशिश है? और जिन मौलानाओं ने ये सारे सवाल रखे या जिन लोगों ने ये सारा उत्पाद मचाने की कोशिश की, अब उनका क्या? आई लव मोहम्मद पर योगी को किसने ललकारा? इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। योगी को किस मौलाना ने खुला चैलेंज दिया? योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रही है। आई लव मोहम्मद पर योगी को क्या धमकी मिली? मस्जिद के सामने उसे चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर इस मौलाना की ललकार की लोकेशन है महाराष्ट्र के बीड की मुस्तफा मस्जिद। मजलगांव में मौलाना ने मस्जिद के सामने मजहबी मजमा लगाया। सामने हुजूम उमड़ा था। आई लव मोहम्मद के नारे बुलंद हो रहे थे। नारों की गूंज सुनकर मौलाना साहब जोश में होश खो बैठे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीड से खुली धमकी दी गई। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मौलाना ने न सिर्फ तेजाबी तकरीर की, बल्कि योगी को अपशब्द तक कह डाले। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। 4 सितंबर को यूपी के कानपुर से जिस आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट ने सर उठाया, उसकी चिंगारियों की तपिश महाराष्ट्र ने महसूस की। बीड के बाद मुंबई के मुंब्रा चलिए। जुम्मे की नमाज के बाद मुंब्रा में जुलूस निकाला गया। हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। क्या बच्चे क्या बूढ़े, प्रोटेस्ट में सभी ने मोर्चा संभाला हुआ था।
अब बीड़ और मुंब्रा के बाद संभाजी नगर का हाल देखिए। सड़कें आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनरों से पटी पड़ी हैं। एंट्री गेट से लेकर सड़क किनारे बड़े बड़े होर्डिंग चस्पा किए गए हैं। सवाल है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या महाराष्ट्र का माहौल भी बिगाड़ने की साजिश है? क्या इस मुहिम को धार राजनीतिक बयानबाजियों से मिली? किसी को चिढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया गया था। ईद मिलादुन नबी पे आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर लगा वो जो है अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए लिखा गया था। किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। उस पर केसेस हो गए। देखिए, हमेशा हर धर्म के लोग जब कोई भी धर्म त्यौहार आता है तो अपने धर्म के मुताबिक अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को के नाम पर पोस्टर लगाते हैं। इसी तरह लगाया गया। कम्युनल क्लेसेस नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर देखना चाहिए कि कहीं भी कम्युनल क्लेसेस नहीं हो। सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि हर धर्म के लोग मिलजुल कर इसमें लव इस्तेमाल हो रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? अब कि हमको पूछ के लिखना पड़ेगा कि हम लव लिखें ना लिखें? आर्टिकल 25 है या कचरे के डब्बे में चला गया? एक बात समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी भाजपा कर रही है ना, आप पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को और खास तौर से वो जो पड़ोसी हमारा है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, बात क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कौन सा वायलेंस को प्रमोट करने की बात है? मोहब्बत को आम करने की बात। नेताओं की थ्योरी अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि बीते 24 घंटे में देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें आई लव मोहम्मद को लेकर तगड़े प्रदर्शन हुए। गुजरात के अहमदाबाद से आई तस्वीरें, ये तकरीरें इसकी गवाह। जगन्नाथ मंदिर से चंद फासले पर जमालपुर गेट पर रैली निकाली गई। आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। रैली में भीड़ का रेला ऐसा था जो माथा चकरा दे। अहमदाबाद से यूपी के कानपुर आई। 22 दिन पहले जिस कानपुर से आई लव मोहम्मद की मुहिम ने जोर पकड़ा, उसी कानपुर में सैकड़ों लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। इनमें भी बच्चों से लेकर बड़े सभी शामिल थे। यूपी के मुरादाबाद से लेकर बरेली और सीतापुर तक आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया। राजस्थान के अजमेर में जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने इस बवाल को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। मुल्क सबका मुल्क है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारी बातों पर विवाद करना ये अपने मुल्क का मजाक है। ये अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है। ये अपने मुल्क की यकजहती और जो हम भाईचारा रखते हैं इसका मजाक है। बेवजह की बात है सर, राजनीति को चमकाया जा रहा है। ये राजनीति का एक मुद्दा है। बिना इसके राजनीति नहीं। अगर ये खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान से राजनीति खत्म हो जाएगी। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव पर खासा बवाल रहा है। क्यों देश में मजहब को मुद्दा बनाकर नफरत की लकीरें खींची जा रही हैं? अगर आपने कभी कोई गुनाह किया है तो गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। गुनहगार चाहे जितना शातिर हो, पावरफुल, ये बात याद रखिएगा। और ये कहानी इस बार एक ऐसे ही ताकतवर बाबा की है जिसकी चौखट पर रसूखदार लोगों का आना जाना था। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उठना बैठना था, लेकिन उसके जुर्म के किस्से जब आश्रम से बाहर निकले तो देश में हड़कंप मच गया। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। ये बाबा पिछले 48 घंटों से चर्चा में है। दिल्ली के श्रृंगेरी आश्रम के बाबा 35 लड़कियों का गुनहगार है। इस बाबा ने कैसे लड़कियों को ट्रैप में फंसाया, लग्जरी और ब्रांडेड गिफ्ट का लालच देकर कितनी लड़कियों को शिकार बनाया, और आज बाबा के रंगलोक में क्या हम आपको नया दिखाने वाले। बाबा आश्रम में कैसे कैसे लड़कियों के साथ छिड़खानी करता था, सिंगापुर और दुबई के सपने दिखाकर कैसे जाल में फंसा। आज एनडीटीवी पर कैमरे पर तमाम पीड़ित बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो आप जो सुनेंगे वो आपको इनके गुनाहों का पूरा भेद एक तरफ समझ में आएगा, साथ ही ये भी समझ में आएगा कि भक्ति और अंधभक्ति में आपको भी फर्क समझना पड़ेगा। ठीक है, उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। बाबा की बेशर्मी का व्याख्यान करती यह आवाज मामूली नहीं है, उस पीड़िता के परिवार की है जो बाबा के रंग महल की रग रग से वाकिफ है। स्वामी के चंगुल में फंसी उस बेटी ने कैसी बेहयाई बर्दाश्त की। ये परिवार आज बाबा की उन्हीं संगीन गुनाहों की गवाही ऑन कैमरा देख। हम आपको पीड़िता का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ, स्वामी के रंगलोक की दास्तान सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। आज पीड़ित बोलेंगे, बाबा के भेद खोलेंगे।
हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। बाबा लड़कियों को ब्रांडेड गिफ्ट क्यों देता था? 5 स्टार होटल में लेके डिनर कराना। बाबा लड़कियों को सिंगापुर दुबई के सपने क्यों दिखाता था? सिंगापुर बोला जाता था और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे। ये बाबा 5 स्टार होटल के कमरे बुक क्यों कराता था? तो 5 स्टार होटल में लेके डिनर कराना। बाबा ट्रैप में फंसी लड़कियों का पीछा क्यों कराता था? विक्टिम का जो घर था, होम टाउन था, वहाँ पे भी रातों रात भेजा गया है। ऑपरेशन रंग महल एनडीटीवी सुपर एक्सक्लूसिव। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 10 बड़ी गवाही आपको सुनाएंगे। बाबा के रंग महल में क्या क्या होता था, बाबा लड़कियों के साथ क्या करता था। साल 2016 में बाबा के चंगुल से भागी लड़की ने बाबा के गुनाहों का नया एपिसोड रिलीज किया। तो उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? क्योंकि आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में एमएनसी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। इस तरह की चीजें, लुभावनी चीजें उनको बताई जाती थी, दी जाती थी, जिसके चलते लोग शुरुआत में तो उनकी बातों में आ जाते थे, बट जब उनको हकीकत पता लगती थी तो वहाँ पे कुछ और ही होता था। आश्रम में स्वामी के गुप्त तहखाने और गुप्त कक्ष में ब्यूटी हंट चलता था। बाबा की लेडी ब्रिगेड लड़कियों को बाबा के कक्ष में जबरन भेजती। बाबा लड़कियों को कैसे कैसे हसीन ख्वाब दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करता था, सुनिए। क्या जो विक्टिम हैं उनको इस स्वामी ने दुबई ले जाने का भी झांसा दिया था कि दुबई चलना है? बिल्कुल, दुबई तो एक छोटी सी जगह हो गई, मैंने एक फॉरेन डेस्टिनेशन, इसके अलावा भी सिंगापुर बोला जाता था और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे लोगों को लुभाने के लिए। यहाँ पे आपको पसंद है, जिस कंट्री में आपको जाना पसंद है, वहाँ पे आपको हम लेके चलेंगे, आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। इल्जाम संगीन। बाबा इस कदर लड़कियों पर दबाव बनाता था कि वो टूट जाए, उसकी बात मानने को राजी हो जाए। जो नहीं मानती उनका टॉर्चर कैसे होता था। क्या विक्टिम का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, उसको अकेला कर दिया था? ये फोन छीन लिया था, फोन अभी वसंत के थाने में जमा है। अच्छा, और पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था। हाँ। और वो फोन अभी तक उनके पास नहीं है। क्या विक्टिम के डॉक्यूमेंट जो थे वो क्या हॉस्टल में ही रह गए थे? वो कैसे हॉस्टल से कैसे भागी वो? हॉस्टल से देखिए, हॉस्टल से उनको मौका मिला जब शाम को हमें कॉलेज खत्म होता था, उसके बाद थोड़ा सा लड़कियों को आधे घंटे के लिए और लड़कों को 1 घंटे का टाइम मिलता था जिसमें वो बाहर जाके अपना कुछ खा पी सकते हैं या फिर अपने कॉलेज से रिलेटेड कोई भी सामान या स्टेशनरी की चीजें खरीद सकते हैं। तो उस वजह से बीच में उनको जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से भागी है। भागने के बाद सीधा वो अपने होम टाउन गए हैं। इवन भागने के बाद भी कॉलेज की स्टाफ या फिर वहाँ के कुछ स्टूडेंट जो थे उनको साथ में भेजा गया। दिल्ली में जो उनका परिवार रहता था उनके घर पे भेजा गया है, रातों रात उनको भेजा गया। उसके बाद जो विक्टिम का जो घर था, होम टाउन था, वहाँ पे भी रातों रात भेजा गया है। बट हालांकि उनका और भी कहीं घर था गाँव में जिसकी वजह से बच गई। साल 2016 में पीड़िता आश्रम की कड़ी सुरक्षा को कच्चा देकर भाग निकली, लेकिन लड़की का पीछा बाबा की लेडी ब्रिगेड करती रही। उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, डॉक्यूमेंट शुरुआत में जो एडमिशन होता था उसमें ये प्रोसेस हुआ करता था कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा, कराने का एक इनका सबसे जो कहते थे प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस वो यही था, सो बच्चों के अंदर एक डर बना रहे कि अगर बच्चे कभी को कोई आवाज उठाते हैं कुछ करते हैं तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा है और अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, आधी रात लड़कियों को कमरे पर बुलाना, अश्लील हरकतें करना, लड़कियों को डराना धमकाना, बाबा के माथे पर ये बदनुमा दाग चस्पा है। क्या वाकई बाबा लड़कियों से अश्लील हरकतें करता था? पीड़ित परिवार ने और चौंकाने वाला खुलासा किया। अंदर का माहौल क्या था? क्या वो जो विक्टिम थी उनको उसने टच किया था बाबा ने? अंदर का माहौल किस तरह का था? देखिए, मैं इस बात को ये आप एफआईआर में देखेंगे, उस एफआईआर में सारी चीजें मेंशन है।
जी उसमें उनने फीमेल के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया है, बट मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी क्योंकि अगर आप FIR कॉपी निकालेंगे वसंतपुर थाने में, उसमें हर एक चीज़ है जिसमें ये विक्टिम है उनके पूरा जो है ना उन्होंने बातचीत की हुई, उन्होंने अपने बयान भी दिए हुए कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में उन्होंने बयान दिए हुए हैं। खुलासा तो ये भी हुआ कि बाबा लड़कियों को विदेशी ट्रिप के हसीन सपने दिखाता था। मेरठ जैसे शहरों में उनके सपने पूरे करने के लिए 5 सितारा होटल्स में आलिशान पार्टी का जाल बिछाता था। अब कचहरी में बात जो है भारतीय वायुसेना के उस लौह कवच की होगी जिससे जब जब दुश्मन टकराता है तो उसके गुमान की धज्जियां उड़ गई थी। आज कहानी उस योद्धा की जिसने आसमान की कई लड़ाइयों का रुख मोड़ दिया, वो MiG-21 जिसे भारतीय वायुसेना ने सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि अपना लौह कवच माना। यकीन मानिए ऐसी कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इस MiG का स्वर्णिम इतिहास आपको दिखाएंगे। ये कहते हैं कि हर किसी का रिटायरमेंट आता है, लेकिन रिटायरमेंट ऐसा हो कि आपको याद रखा जाए वो जरूरी। और आज वही कहानी हम सुनाने वाले हैं उस MiG-21 की जिसने आसमान की लड़ाइयों का रुख बदल दिया, भारतीय फौज के लिए स्वर्णिम इतिहास लिखा, लेकिन अब वो रिटायर हो गया और उसी को लेकर आज हमारी ये पेशी। जिसकी गर्जना थी दुश्मन का खाक, जिसके परवास पर रहा हिंद को नाज, जो हिंद की सेना का लौह कवच बनकर रहा। हिंदुस्तान के उस वायुवीर का आखिरी सलाम, जो आसमान का सिकंदर था, हिंद की सेना का शौर्य था। 62 साल तक हिंद की सेना के जिस शूरवीर शत्रुओं के परखच्चे उड़ा, आसमान में परवाज भरते ही जिसकी गर्जना से दुश्मन का कलेजा थर थर कांप उठता था, वो MiG-21 बाइसन रिटायर हो गया। चंडीगढ़ के एयरबेस पर फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम हुआ, उसे सलामी दी गई। MiG की आखिरी उड़ान यूं रही। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ ने 23rd स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ आखिरी उड़ान भरी। और इसी पल के साथ MiG-21 विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। भारतीय वायुसेना में MiG-21 अब उड़ान नहीं भरेंगे। 62 साल की सर्विस के बाद इस लड़ाकू विमान को चंडीगढ़ में ही रिटायर कर दिया गया। 1963 में चंडीगढ़ में ही ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस किया। कोई भी जंग की बात कर लीजिए, 1971 की बात कर लीजिए, करगिल की बात कर लीजिए, बालाकोट की बात कर लीजिए, हर जंग में इस जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जो है, अपनी बहादुरी का परिचय दिया। MiG-21 फाइटर जेट का इतिहास गौरवमयी रहा है। जिस चंडीगढ़ एयरबेस से विदाई हुई, वहीं से सफर शुरू हुआ था। वो साल 1963 था जब पहली बार भारतीय वायुसेना में MiG-21 को शामिल किया गया। MiG-21 ने कई शानदार ऑपरेशंस में अपने शौर्य का प्रमाण दिया, और इसकी खास वजह यह है कि MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी आवाज की गति से तेज उड़ सकने वाला जहाज। 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरने में सक्षम था। रूस से खरीदा गया था। करीब 11,500 इस जहाज को बने थे ये, और 50 देशों ने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन जितना खूबसूरती से इसका इस्तेमाल या बेहतरीन इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया, किसी ने नहीं किया। शुरुआत में ये लड़ाकू विमान बनाया गया था इंटरसेप्टर के लिए, यानी निगरानी के लिए, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस जहाज का रोल लगातार बदलते रहे। तो मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इमोशंस की वजह से, क्योंकि यार MiG-21 हमने फ्लाइंग सीखी है इस जहाज पर। 62 साल सर्व करने के बाद आज भी तैयार है सर्विस के लिए। ऐसे जहाज कहाँ बनते हैं यार, ऐसे महारथी हैं ये एक तरह से। ये इसने जो सेवा की है ना देश की, हमारे लिए प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी दास्तां है। MiG-21 ने पहली बार सोवियत संघ में 16 जून 1955 को आसमान में अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह उड़ान उस प्रोटोटाइप की थी जिसे ये-4 के नाम से जाना जाता था, और इसमें डेल्टा विंग का इस्तेमाल किया गया था।
भारत में इस विमान को 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और इसने 1965 के युद्ध में अपनी पहली कार्रवाई में हिस्सा लिया। हालांकि दुनिया को पहली बार इंडियन एयरफोर्स की ताकत तब दिखाई दी जब भारत ने बांग्लादेश में कार्रवाई की थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन अंबाला तक घुस आए थे, लेकिन MiG-21 के मैदान में उतरते ही बाजी पलट गई। पूर्वी मोर्चे पर MiG-21 की बमबारी ने कहर बरपा दिया था और जब गवर्नर हाउस धूल में मिला तो दुश्मन पस्त हो चुका था। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो।